गाइस, तो हमारा आज डे 1 का लेक्चर है। तो हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे और आज हम इमाइल डर्कहाइम के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हमारा कल आएगा और कल इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आप कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके, रिसर्च करके और स्टडी करके अपने नोट्स बनाए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इमाइल डर्कहाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में एपिनेल, फ्रांस में हुआ था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी कहते हैं और ये एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं। हमारे जो इमाइल डर्कहाइम है वो सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो सिंथेटिक स्कूल बेसिकली वो वाला स्कूल होता है जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट, आइडियाज़, मैटर को शेयर करते हैं जो सोसाइटी में होता है। और दूसरी तरफ हम बात करें, इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और थ्योरी है जैसे फॉर्मलिस्ट स्कूल। इसमें क्या होता है कि एक रेडिकल थॉट है कि सिर्फ सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए और भी जैसे पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, इन सारे एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सिंथेटिक स्कूल की बात करें तो ये बात कहता है कि हमें सोसाइटी को हर नज़रिए से स्टडी करना चाहिए। दूसरा कि जो हमारे इमाइल डर्कहाइम थे वो पॉजिटिविस्ट और एक फंक्शनलिस्ट और आइडियलिस्ट थे। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको पता है कि पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिविस्ट वो होता है जो हमारी एम्पेरिकल स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के बारे में ज़ोर डालते हैं। दूसरा है फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो बेसिकली फ़ंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी पूरी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से बनी है और हर एलिमेंट का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। तो बेसिकली इसमें फोकस किया जाता है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन सा फंक्शन, कौन सा पार्ट कर रहा है। हमारे जो इमाइल डर्कहाइम है उन्होंने सोसाइटी को सुई जनरस कहा है। अब सुई जनरस क्यों कहा है, इनका मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी सोसाइटी है बहुत ज़्यादा यूनिक है और अपने आप चलती है। इट जनरेट्स इटसेल्फ। इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है और किसी के भी इन्फ्लुएंस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इंडिविजुअल मर जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, कल्चर चाहे कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी हमेशा चलती रहेगी। सुई जनरस है। हमारी सोसाइटी का जो पार्ट है वो हमेशा छोटा रहेगा और सोसाइटी का जो होल है वो हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पोटैटो को काट देते हैं, उसके पार्ट्स को, तो उसके पार्ट से बड़ा हमेशा पोटैटो रहेगा। ये आपको मैं एग्जांपल दे रही थी। अब हम बात करते हैं जो डर्कहाइम है, उनकी सेंट्रल थीम जो अराउंड है वो बेसिकली है कि जो वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा है, यानी सोसाइटी ही गॉड है। दूसरा, इन्होंने ज़्यादातर होल पार्ट्स को इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन जो होल एंटिटी है उसके बारे में स्टडी करने की बात करिए, यानी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को स्टडी करने की बात करिए, ना कि रिलीजन, कल्चर, इसके छोटे छोटे जो एक्सपेक्ट होते हैं उनको स्टडी करने की बात नहीं करिए, होल को बात करने की स्टडी करिए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया था अपनी स्टडीज़ में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है। जैसे मतलब होता है मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ स्टडी करी है। इन्होंने बेसिकली सुसाइड वाली जो उनकी थ्योरी थी उनमें इन्होंने मल्टी वेरिएबल की स्टडी करी थी, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और भी सेवरल टाइप्स के हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ लेकर इन्होंने अपनी स्टडी करी थी सुसाइड की। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। इनको कहा था इन्होंने कंपैरेटिव मेथड, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को कंपैरेटिव मेथड का उन्होंने नाम दिया था। यानी अगर आपको पता होगा कि जो कंपैरेटिव स्टडी है, जैसे इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि कंपेयर करके स्टडी करी थी। किसी सोसाइटी को स्टडी करा और उसको दूसरी सोसाइटी के साथ कंपेयर करके स्टडी करना ही कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। यानी सोसाइटी नहीं, और भी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं कंपेयर करके। थर्ड है कॉनकैटेनेटेड वेरिएशन। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करा था अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के लिए। तो बेसिकली बात करें तो जो कॉम्बिनेंट जो हमारे वेरिएशन है वो जे.एस. मिल ने ही डिस्कवर किया था। इसको आप याद करना कि जो कॉम्बिनेंट वेरिएशन है वो जे.एस. मिल ने डिस्कवर किया था और यानी कॉइन किया था। फोर्थ है हमारा हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, मतलब हिस्ट्री की स्टडी करके उनको ध्यान में रखते हुए अपनी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी है, जो भी मॉडर्न सोसाइटी है, उनको कंपेयर करके उन्होंने स्टडी की थी। दूसरा है फंक्शनल एनालिसिस। उन्होंने फंक्शंस में ध्यान दिया था कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है हमारी सोसाइटी का, किस वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, इन सब को उन्होंने स्टडी किया था। दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा हमारा वो होता है जिसके अंदर हम नंबर से डील करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ से वो जनरल चीज़ में गए थे। जैसे सोशल फैक्ट की थ्योरी इन्होंने सबके लिए दे दी थी। आगे बात करते हैं इसके बारे में भी। हमारा टॉपिक है अब सोशल फैक्ट। तो इन्होंने सोशल फैक्ट को अपने रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में लिखा था, जो कि इनकी जो बुक थी 1895 में। इन्होंने कहा था कि जो सोशल फैक्ट है वो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है।
ठीक है, इसको भी याद रखना आप। सोशियोलॉजी यानी जो सोशल फैक्ट्स हैं ना, वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल नॉर्म से बने हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं। मतलब हमारे सोशल फैक्ट्स हैं, जैसे रिलीजन, कल्चर में जो हमारे सोशल फैक्ट्स होते हैं कि हमें मंदिर पे चप्पल पहन के नहीं जानी है, हम पल्लू रख के जाएंगे, और गुरुद्वारा में भी जाते हैं तो वो हमें सर ढकने की बात करते हैं। तो ये सारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हमारे कल्चर और रिलीजन ने बनाए हैं, इसी को उन्होंने कहा है सोशल फैक्ट, और इसी को उन्होंने पूरा जनरलाइज करके बताया है सोसाइटी में। अगर इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली है एक्सटर्नलिटी, मतलब कि जो हमारे सोशल फैक्ट होते हैं वो बाहरी होते हैं, बाहर से इंडिविजुअल के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिलीजन में ये है कि जैसे हिंदुज़म में हम कभी बीफ नहीं खा सकते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रेंट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमें इंडिविजुअल को प्रेशर लगाया जाता है कि उसको वो नहीं करना। अगर वो ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ को तोड़ देगा, यानी उनका पालन नहीं करेगा, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अगर हम किसी को बेवजह मारेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे ही कंस्ट्रेंट हमारे कुछ चीज़ों में, एक्शंस में लगे हुए होते हैं। थर्ड है जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब है कि ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, किसी एक इंसान को नहीं करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ है इंडिपेंडेंस, मतलब कि ये इंडिविजुअल की लाइफ में उसका कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई मर रहा है, ठीक है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर हैं वो जनरेशन पे पास होंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल मर रहा है, कोई किसी की डेथ हो रही है, तो उससे सोशल फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं सोशल फैक्ट्स के, जैसे कि लीगल रूल्स, जैसे कि मैंने बताया अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड है मोरल ऑब्लिगेशंस, जो मैंने आपको रिलीजन वाला एग्जांपल दिया था, सोशल कन्वेक्शंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा। अब सोशल फैक्ट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे नॉन मटेरियल एंड मटेरियल। नॉन मटेरियल में हमारे मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सोशल करेंट, ये सब आ जाते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इनकी बातें करते हैं। तो फर्स्ट अगर मोरालिटी की बात करें तो हमारी जो कल्चरल मोरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें गरीबों को भला करना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, तो ये सारे हमारी मोरालिटी आ जाती है। सेकेंड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है, कलेक्टिव का मतलब हमें पता ही है कि ग्रुप में, तो ग्रुप में सबकी जो सेम थिंकिंग होती है ना, वही फॉलो करनी होती है सोसाइटी में, सेम थिंकिंग इन सोसाइटी। जैसे हिंदुज़म में आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, तो ये सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गए, मतलब सब वही रूल फॉलो करते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर, सबका एक ही सिंबल है। जैसे टोटम हमने बात करी थी, इसमें क्या होता है कि एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे सिख जो लोग होते हैं, उनका जो सिंबल है वो डिफरेंट होता है। हिंदुज़म का ओम होता है, और मुस्लिम्स का कुछ अलग होता है, और क्रिश्चियंस का अलग होता है। तो ये हमारे कलेक्टिव, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल्स के ज़रिए करते हैं। फोर्थ है सोशल करेंट। सोशल करेंट में हम एंथुसियाज्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई फेस्टिवल तो साथ मिल के करते हैं, या फिर जैसे देश की नेशनलिज्म की फीलिंग हो गई, ये सब सोशल करेंट्स में आ जाते हैं। सेकंड है हमारा मटेरियल सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो मतलब मटेरियल से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर, लीगल कोड्स हो गए हमारे, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं, ये जिसको हम टच कर सकते हैं, एक तरीके से वस्तु होते हैं ये सारे। दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें सोशल फैक्ट्स की, तो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे ये, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। हमारे जो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल अगर क्राइम बिल्कुल नॉर्मल रेट में हो रहा है तो वो इट्स ओके, ये फ़ाइन है, सही है, कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमारे एबनॉर्मल्स फॉर्म होती हैं, मतलब वो मतलब सिंपल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल के अंदर। अब हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जो हमारे डर्कहाइम है, इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी की जो बात करी थी, इनकी बुक थी, इन्होंने लिखी थी 1893 में। इन्होंने इसमें कंपैरेटिव स्टडी करके हमें बताया था, जैसे मैकेनिकल सोलिडारिटी और ऑर्गेनिक सोलिडारिटी के बारे में, यानी सोलिडारिटी के 2 टाइप्स बताए थे, मैकेनिकल सोलिडारिटी और ऑर्गेनिक सोलिडारिटी। मैकेनिक सोलिडारिटी में इन्होंने बताया कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में पाया जाता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो पास्ट में हुआ करती थी।
और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी थी, इन्होंने बताया कि ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है जो अभी की चल रही हैं। तो इनका कहना था कि जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है वो होमोजेनस है, मतलब यहाँ पे सारे लोग एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या था कि सब हेट्रोजेनस है, मतलब सब अलग अलग हैं, सबका कल्चर अलग है, सबका ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन सब अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। दूसरी तरफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में इन्होंने कहा था कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, सब मिलके काम करते थे, कोई अलग अलग रह के काम नहीं करता था। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में डिवीजन ऑफ लेबर है, सब अलग अलग काम करते हैं, सब अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में लोग सफिशिएंट है, सब अपना काम खुद करते हैं, सारा काम करते हैं, उसमें कोई क्लासिफिकेशन कैटेगरीज नहीं है कि हाँ भाई सब अलग स्पेशलाइज्ड ग्रुप में है, नहीं। यहाँ पे सब अपना काम, कुछ भी सारा काम वही करते थे, चाहे वो खेती बाड़ी से लेके हो, खाना बनाना हो, बेचना हो या फिर कुछ भी करना हो, सब काम इसमें होता था। और यहाँ पे रिप्रेसिव लॉ देखे जाते थे। रिप्रेसिव लॉ कौन से होते हैं? जिसमें पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को खंडन करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट या फिर उसको नहीं फॉलो करता, तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बन रही है या फिर कोई भी टॉय बनता है, या फिर अब सबसे कंपेटेबल एग्जांपल दूँ तो आईफ़ोन जैसे है। आईफ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो एक कंट्री में अलग बनते हैं, दूसरी कंट्री में जाके अलग बनते हैं, तो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में वो डिपेंडेंट हैं। मतलब उनके जो पार्ट्स हैं वो हर अलग अलग फैक्ट्री उसमें हासिल होती हैं। जैसे किसी ने कपड़ा बनाया, अब उस कपड़े को उन्होंने थान के रूप में बेचा, थान के बाद उसको फ़ैशन डिज़ाइनर या फिर किसी टेलर ने ख़रीदा, फिर उसको बनाया, फिर उसके बाद उसने दुकान में जाके उसे बेचा। तो मतलब ये सब एक चीज़ है, तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें हर इंसान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। तो इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हेट्रोजेनिटी आ चुकी है, यहाँ पे सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। और इन्होंने दूसरी बात करी थी कि रेस्टिट्यूटिव लॉज है, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पनिशमेंट तो दी जाती है, लेकिन डैमेजेस की, कितना डैमेज हुआ है इसको देख के, ये देख के नहीं कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया, बल्कि इन्होंने नुकसान, ये जो आजकल जो सोसाइटी है वो नुकसान डैमेज देख के उसका भुगतान करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स इट गाइस। तो ये आज हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल अपलोड होगा। sayonara।